स्वागत है आप सबका। आज हम कला वेग और समूह वेग पर चर्चा करेंगे। अब ये कला वेग और समूह वेग अचानक ये प्रकाश की द्वैती प्रकृति पढ़ रहे थे, द्रव्य तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, अचानक ये समूह वेग कैसे आ गया या कला वेग? तो भाई कला वेग जो है वो उसका एक नाम तरंग वेग भी है। अब आप समझ गए होंगे, है ना? तो ये जो तरंग वेग है या कला वेग है, इसके बारे में आपको कौन बताए? डी ब्रोगली ने। अब आप पूछेंगे क्यों बताए? तो इसका जवाब ये है कि चूंकि डी ब्रोगली सर की परिकल्पना ये है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है। उस तरंग को आपने क्या नाम दिया? द्रव्य तरंग नाम दिया ना आपने। अब ये जो द्रव्य तरंग आपने नाम दिया है ना, डी ब्रोगली सर के हिसाब से, तो उनका कहना था कि भाई ये गतिशील कण के साथ संबंधित होता है। मतलब ये जो द्रव्य तरंग है वो भी क्या करेंगे? कण के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उनका जो वेग होगा द्रव्य तरंग का, उस वेग को डी ब्रोगली सर ने कला वेग या तरंग वेग नाम दिया। कला वेग या तरंग वेग, समूह वेग नहीं बोल रहा हूं मैं। अब आप मेरे से ये मत पूछिए कि भाई समूह वेग क्यों आया, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो पहले हम लोग बात कर लें तरंग वेग या कला वेग की। किसने बताया आपको इसके बारे में? डी ब्रोगली ने। क्यों बताया? क्योंकि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबंधित होता है और उस तरंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? द्रव्य तरंग। यहां तक क्लियर है आपको? अब आप ये कहिए कि कण के साथ तरंग चल रहा है। ऐसे इस चित्र को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। ये ऐसा दिख रहा है। ये मान लीजिए ये जो बॉल है ना, ये आपका कण है, v वेग से गति कर रहा है, और ये जो लाइन दिख रहा है ना एरो वाला, इसको मैं तरंग कह देता हूं। कौन सा तरंग? द्रव्य तरंग। इसका तरंग वेग या कला वेग मान लेते हैं u है। कौन बता रहा है? डी ब्रोगली सर बता रहे हैं। ठीक है, क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए बता रहे हैं कि गतिशील कण के साथ तरंग है तो उस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। तो द्रव्य तरंग का अपना कुछ वेग होगा कि नहीं होगा? भाई होगा, है ना? द्रव्य तरंग का अपना वेग है, तो उसको हम लोग मान लिए u और इसको मान लिए v। अब आप सोचिए, ये v और u को आप क्या समझेंगे? दोनों एक साथ चल रहे होंगे ना भाई। इसका मतलब v का मान u के मान के बराबर होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, दूसरी स्थिति हम लोग ये करें कि भाई मान लेते हैं चूंकि ये तरंग है, द्रव्य तरंग तरंग है ना भाई, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। ठीक ठीक ना? और लैम्डा का मान कितना होता है आपको पता है? h/p होता है। वेरी गुड। अब ये इसकी आवृत्ति भी तो होगी, आवृत्ति में मान लेता हूं न्यू। ठीक, तो तरंग का वेग कैसे निकालेंगे आप? तो तरंग का जो वेग होता है, ये तरंग का ये जो वेग होता है, जिसको आप कला वेग कह रहे हैं या तरंग वेग कह रहे हैं, वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आवृत्ति कितना माने थे आप इस तरंग का? द्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना? न्यू। और इसका तरंग दैर्ध्य कितना माने आप? लैम्डा। तो न्यू इंटू लैम्डा। न्यू का मान कैसे निकालें भाई? तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि ये क्वांटम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो मैं ये चाह रहा था कि तरंग वाली बात हो रही है, तो जैसे आप लोग कोणीय वेग ओमेगा बोलते हैं, तरंग और संचरण नियतांक के बोलते हैं, याद आया आपको? y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के x लिखते हैं आप, याद है ना भाई? तो मैं चाहता हूं ओमेगा और k के टर्म पे हम इसको लिखें। ओमेगा मतलब कोणीय वेग, है ना? और दूसरी बात आ गई हमारे पास, दूसरी बात आई के, संचरण नियतांक है। अब ध्यान दीजिए, ये ओमेगा जो होता है ना, इसका मान 2 पाई न्यू होता है। ये तो याद होगा ना आपको। पूरा सर्कल अगर घुमा रहे हैं तो कितना मान निकल के आ रहा था? 2 पाई का आएगा। 360 डिग्री घूम जाएगा ना भाई। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो वेग कितना होगा? ओमेगा बराबर
ये ओमेगा अगर निकालेंगे आप तो इसको बोलेंगे 2 पाई/टी। और 1/t मतलब क्या होता है? 1/t मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है। ठीक। तो मैं ये चाह रहा था कि ये न्यू की जगह ओमेगा आ जाए और ये लेमडा की जगह के आ जाए। के कितना होता है? के का मान होता है 2 पाई/लेमडा। ठीक है। तो अपने इस समीकरण में जो आपने u का मान रखा है, यहां इसमें 2 पाई का गुणा कर दीजिए और 2 पाई का भाग कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं 2 पाई का गुणा और भाग? आपको समझ में आया ना? क्योंकि मैं न्यू की जगह ओमेगा लिखना चाहता हूं और लेमडा की जगह के लिखना चाहता हूं, ताकि हम लोग तरंग समीकरण दिखा सकें। y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स के टर्म पे इसको बता सकें। ठीक ना? तरंग है इसलिए। अब क्या करें? तो गुणा कर दिए। जब आपने गुणा किया तो ये क्या आ गया? न्यू लेमडा 2 पाई/2 पाई आ गया। न्यू लेमडा 2 पाई/2 पाई आ गया। अब ये क्या हो गया? 2 पाई न्यू। यहां तक समझ में आ गया आपको? 2 पाई न्यू आ गया। अब ये लेमडा/2 पाई आ जाएगा, लेमडा/2 पाई आ जाएगा। कितना हो गया ये? ओमेगा बटे के आ गया। आएगा ओमेगा बटे के। भैया देखिए 2 पाई न्यू का जगह कितना रखूंगा मैं? ओमेगा। और 2 पाई/लेमडा, लेमडा/2 पाई नहीं, 2 पाई/लेमडा होता है के। तो लेमडा/2 पाई कितना होगा? 1/के। और 1/के कहने का मतलब ओमेगा/के आया। क्या समझ में आया आपको? कि तरंग का वेग या कला वेग का मान ओमेगा/के होता है, जहां ओमेगा 2 पाई न्यू है और के संचरण नियतांक 2 पाई/लेमडा है। यहां तक आप समझ गए? अब हमारा प्रश्न फिर आया, क्या क्या ये कण के साथ चलता है? तो अभी तक तो चलता है, क्योंकि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील कण के साथ तरंग संबंधित होता है। अब संबंधित होता है कहने का मतलब क्या? भाई आप अपने दोस्त के साथ कॉलेज आते हैं, ठीक, साथ आते हैं ना? साथ आते हैं कहने का मतलब क्या? भाई एक साथ चलते चलते बात करते करते आते होंगे आप। अब ये कहिए कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा वेग से चल रहा है, तेज चल रहा है, तो आप बताइए आप साथ साथ आते हैं क्या? तो बोले नहीं भाई, वो पहले पहुंच गया, आप बाद में पहुंचे। या आपका फ्रेंड आपसे कम वेग से चल रहा हो तो भी आप नहीं कह सकते कि आप साथ आते हैं, क्योंकि वो आपसे पीछे चलेगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं ये u का मान क्या होगा। अगर ये u का मान कण के वेग के बराबर आया, तब तो फिर सब चीज यही क्लियर हो जाएगा। ये समूह वेग वाली घटना या समूह वेग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आया भाई, आगे पीछे वाला कोई चीज हुआ, तब आपको समूह वेग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो चेक कर लें। भाई नया टॉपिक काहे को पढ़े, नहीं तो, है ना भाई? इसी चीज में अगर क्लियर हो जाता है तो चलिए यू का मान। अब मैं दो तरीके से बात करूंगा। पूछिए दो तरीके से क्यों? क्योंकि हम लोग दो बातें करते हैं ना। अगर कण का वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय होगा तो विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से, और अगर कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होगा तो क्लासिकल यांत्रिकी के हिसाब से, न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आपका ये जो कण है इसके वेग अगर प्रकाश के वेग के तुलनीय है, तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? u का मान आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होता है। आवृत्ति कैसे निकलेगा भाई? आवृत्ति देखो, E बराबर क्या होता है? h न्यू। तो न्यू का मान कितना आएगा? E/h। और लेमडा के लिए तो डी ब्रोगली सर ने खुद बताया है कि लेमडा बराबर क्या होता है? h/p। तो ये h और h कैंसिल। E का मान क्या होता है भाई? ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होगा इस बॉल का? विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से। क्यों? क्यों भाई? तुलनीय है v का मान, यानी कण का वेग प्रकाश के वेग का तुलनीय है, इसलिए। तो E की जगह कितना? mc² और P की जगह कितना? mv। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग होता है, तो m और m कटा c²/v आ गया। मतलब चूंकि आप जानते हैं विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से अधिकतम संभव वेग क्या है? प्रकाश का वेग।
मतलब एक कण का वेग v का मान c के मान से कम होगा। ठीक है ना। मतलब यहां देखिए क्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, ये जो उत्तर u आ रहा है वो 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो तरंग है ना, कण के साथ जो संबंधित है, उसका वेग प्रकाश के वेग से, उसका वेग प्रकाश के वेग से क्या होगा, प्रकाश के वेग से क्या हुआ, ज्यादा। और आप ये भी जानते हैं कि आपके कण का वेग प्रकाश के वेग से कम है। तो क्या सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हुआ कि तरंग कण से आगे आगे चलता है, साथ नहीं चलता, आगे आगे चलेगा। लो, एक गंभीर समस्या आ गई। अब क्या करें, अब क्या करें। अब भाई हो सकता है वो न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से बात करके देखें, क्या बराबर आ जाए कहीं तो। चलिए उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। उसके हिसाब से अगर देखते हैं आप, अभी यहां फोकस करिए आप, वो फोटो को थोड़ी देर में बताता हूं। अब देखिए भाई, अब यहां क्या आया, चूंकि u बराबर न्यू लेमडा। अब मैं किस पे बात कर रहा हूं, अगर कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम, बहुत कम है तो न्यू का मान कितना, e बाई एच। ठीक है, और लेमडा का मान कितना, h बाई पी। ये भी ठीक, h और h कट गया तो e बाई पी। ई क्या है, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिशील कण की ऊर्जा। और गतिशील कण की ऊर्जा क्या बोलते हो आप, भाई वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 mv²। समझ में आ गया, 1/2 mv², ये आया। और संवेग का मान तो मात्रा गुणित वेग, तो m और m कटा, ये v² में से एक ठो v कैंसिल हो गया, v/2 आया। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि आपके जो तरंग का वेग है वो कण के वेग का आधा है। अब न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से आपके तरंग का वेग कण के वेग से कम है। इसका मतलब द्रव्य तरंग कण के पीछे पीछे चलेगा। अब दो तरीका तो आप सीखे थे। पहला, अगर कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से क्या निकल के आया, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई द्रव्य तरंग कण के आगे आगे चलेगा। आया ना भाई, u का मान v के मान से ज्यादा है। और दूसरा, न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से अगर आप कहें तो आप ये कह रहे हैं कि कण के वेग का आधा है, कौन, तरंग वेग। इसका मतलब आपका तरंग कण के पीछे पीछे चलेगा। दो तरीका और दो बातें, एक तरीके में तरंग आगे चलेगा बोल रहा है, और दूसरे तरीके में ये पता चल रहा है कि वो तरंग पीछे चलेगा। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे भाई दोनों गलत है। क्यों, आपको तो साथ चलने वाला चाहिए था ना भाई। प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबंधित होता है, सही है, बिल्कुल सही। कैसे पता चला, डेविसन और गर्मन ने प्रूव करके दिखाया है प्रयोग द्वारा, और जीपी थॉमसन ने भी प्रूव किया है। अब क्या करें, अब इस समाधान के लिए ये जो समस्या आई कि द्रव्य तरंग विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से कण के आगे आगे चलेगा क्योंकि प्रकाश के वेग के बराबर है, और न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से भाई पीछे पीछे चलेगा, मतलब कण के वेग का आधा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये ई श्रोडिंगर सर आ गए, ये मिलिए इनसे। अब ये जो नई समस्या आप बताए हैं ना, उसका हल यही दिए। इनका कहना ये था कि आपका ये जो कण है ना, गतिशील कण, उसके साथ एक तरंग संबंधित नहीं होता, तो दो या दो से अधिक तरंग संबंधित होते हैं जिनके वेग अलग अलग होंगे,
आवृत्ति अलग अलग होगी और तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होगा। ठीक, ये सलाह किसने दी? अब ये सलाह आपको श्रोडिंगर ने दे दी। ठीक, इनका क्या कहना है, एक तरंग संबंधित नहीं है गतिशील कण के साथ। कितने हैं? दो या दो से अधिक तरंग संबंधित हैं। और कैसे तरंग है? जिनका आवृत्ति, जिनका तरंग दैर्ध्य और वेग अलग अलग है। तो जब ये तरंग, अब इस डायग्राम को ध्यान दीजिए आप, ये बॉल के साथ मैं मान लेता हूं, ये दो तरंग मान लेते हैं, कम से कम दो तो लेना पड़ेगा ना, तो ये दो तरंग है। अब ये दोनों तरंग इस तरीके से अगर चलेंगे तो इनमें अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण याद है, किसी बिंदु पर कुल विस्थापन अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो इनके बीच में अध्यारोपण हुआ। अध्यारोपण होने से क्या बनेगा? एक नया तरंग बनेगा। और वो जो नया तरंग बनेगा ना, वो ऐसा दिखेगा। ये चित्र दिख रहा है आपको अच्छे से? ऐसा। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए, आपको ने क्या कहा, अब थोड़ा सा मैं इसको आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। एक तरंग आप ऐसा मार रहे हैं, ये ठीक है, और दूसरा तरंग आप ऐसा मान रहे हैं कि वो अलग वेग से चल रहा है, तो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी, जैसे ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है, तो कुछ जगह ऐसा आएगा कि दोनों के आयाम एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाएंगे, तो शून्य होगा। और कहीं कहीं पे स्थिति ऐसी बन जाएगी, जैसे अब मैं एक ठो तरंग और बना दूं, ऐसा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ स्थितियां ऐसी आएगी जहां आयाम एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो वहां आयाम क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो एक नया चीज आ गया। क्या आया? इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से क्या बन गया? एक ठो पैकेट बन गया, ये। ठीक है, इसको पैकेट बोलते हैं। ये क्या है? पैकेट है, तरंग पैकेट कहते हैं इसको। और इसका जो वेग होगा ना, तरंग पैकेट का जो वेग होगा, उसको तरंग वेग कहेंगे। नहीं, उसको क्या कहेंगे? समूह वेग कहेंगे। अब समझिए, समूह वेग क्यों भाई? एक से अधिक तरंग है। अब आप बोलेंगे वो कला वेग वाला पूरा गलत है। नहीं भाई, गलत नहीं है। इसके जो अवयवी तरंगों के जो वेग होंगे ना, उसको कला वेग कहेंगे। समझ में आ गया? समूह वेग किसे कहेंगे? ये जो तरंग पैकेट का वेग होगा उसको कहेंगे, है ना। और कला वेग किसे कहेंगे? इसके अवयवी तरंगों के वेग को। किसके? तरंग पैकेट के अवयवी तरंगों के वेग को कला वेग या तरंग वेग कहेंगे। ठीक, और तरंग पैकेट के वेग को क्या बोलेंगे? समूह वेग। अब आप ये सोच रहे होंगे कण कहाँ है भाई? दो तरंग मिले, वो तो समझ में आ गया, पैकेट बना, कण कहाँ रहेगा? तो कण के बारे में मैक्स बोर्न का ये कहना था। मैक्स बोर्न आ गए अब बताने के लिए। आपको हमने प्रश्न किया ना भाई, कण कहाँ है, तो इसका जवाब कौन दे रहे हैं? मैक्स बोर्न। उनका कहना है कि कण ये तरंग पैकेट के अंदर ही रहता है, लेकिन कहाँ रहता है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना था भाई इसमें अनिश्चितता है। ठीक, और चूंकि वेग अलग अलग हो रहे हैं, तो उनका कहना था भाई संवेग में भी अनिश्चितता आएगी। अब मैक्स बोर्न के हिसाब से किसमें अनिश्चितता है? तरंग पैकेट के अंदर कण तो है, लेकिन कहाँ है उसमें अनिश्चितता है। और चूंकि वेग अलग अलग होगा, तो हम कहते हैं संवेग भी में अनिश्चितता आएगी। अब एक नया प्रश्न आ गया कि कण एग्जैक्टली कहाँ होगा, उसकी स्थिति क्या है, संवेग क्या है, कैसे निकालें? तो स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता आती है ना, उसको हल होगा आपके 1927 में। कौन हल करेंगे? हाइजेनबर्ग। ये आपका अगला टॉपिक समझिए आप। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत अगला टॉपिक हो गया, जिससे हम ये पता करेंगे कि कण की स्थिति और संवेग की अनिश्चितता क्या है, कैसे है, इस सब के बारे में। अभी हम बात करते हैं समूह वेग पे ही। ठीक, चलिए, समूह वेग किसे कहते हैं? तरंग पैकेट के वेग को। तरंग पैकेट के वेग को समूह वेग कहते हैं। कला वेग किसे कहेंगे? द्रव्य तरंग के वेग को कला वेग कहते हैं, या तरंग पैकेट के अवयवी तरंगों के वेग को कला वेग कहेंगे। क्लियर हुआ? उसमें मॉडिफिकेशन श्रोडिंगर ने किया। क्यों किया? क्योंकि u का मान या तरंग का वेग कण के वेग से ज्यादा निकल रहा था। किसके हिसाब से? विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत से। और कम निकल जा रहा था किसके हिसाब से? न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से। तो भाई समस्या थी, उसका समाधान कौन दिया आपको? श्रोडिंगर सर ने दिया। अब इस पर भी बात करके देखें। अब ये बराबर अगर आ जाता है कण के वेग के, तब तो हम लोग कहेंगे भाई ठीक है, आगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। नहीं आया तो कोई नया संशोधन करेंगे। चलिए शुरू करिए। तो
अब दो तरंग मान लेते हैं, संबंधित है आपके गतिशील कण के साथ। पहला तरंग, ये पहला तरंग है, इसके लिए ओमेगा 1 और K1 संचरण नियतांक ले लीजिए ये, ठीक है। और दूसरे का ओमेगा 2 और K2, इसका विस्थापन मान लेते हैं y1 और इसका विस्थापन मान लेते हैं y2। तो y1 का मान कितना आएगा भाई? y1 का मान कितना आया? y1 बराबर a साइन ओमेगा 1t माइनस K1x और y2 a साइन ओमेगा 2t माइनस K2x आया। अब इन दोनों में क्या होगा? अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2 आएगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ ये देखिए, ठीक, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए आप, y बराबर y1 प्लस y2, y1 का मान a साइन ओमेगा 1t माइनस K1x और y2 का मान a साइन ओमेगा 2t माइनस K2x। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? समूह वेग पे बात कर रहे हैं, है ना। तरंग पैकेट में दो तरंगे मार रहे हैं कम से कम, और दोनों में अध्यारोपण हो रहा है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2। अब देखिए यहाँ a कॉमन है भाई, तो ये देखिए साइन c, ये साइन c और ये साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो चलिए 2, ये 2 है ना, ये तो रहेगा ही, a साइन c प्लस d मतलब ओमेगा 1t माइनस K1x प्लस ओमेगा 2t माइनस K2x डिवाइडेड बाई 2। अब x x t t वाले को एक साथ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, और ये माइनस K1 और माइनस K2, तो ये क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 माइनस ले लिए तो बाई 2 इंटू एक्स। क्लियर हुआ? कॉस c माइनस डी, c माइनस डी मतलब ओमेगा 1t माइनस K1x माइनस ओमेगा 2t प्लस K2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है, c माइनस डी बाई 2 के हिसाब से। कितना आया? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी आएगा, ठीक, और K1 माइनस K2 बाई 2 इंटू एक्स आ गया। इसको आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, और c का मान ओमेगा 1t माइनस K1x और d का मान ओमेगा 2t माइनस K2x रखिएगा। तो आपके पास उसको सॉल्व करेंगे कितना आया? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2t और K1 माइनस K2 बाई 2 इंटू एक्स। क्लियर हुआ? अब ये कॉस वाले को आप आगे रख लीजिए। अब पूछिए क्यों आगे रखें? तो भाई आपका जो तरंग समीकरण होता है वो साइन के फलन में हम लोग बात कर रहे हैं ना। अभी जितना हम लोग तरंग समीकरण पढ़े, क्या पढ़े? y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के। तो यहाँ पे मैं इसको कॉस को पहले लिख लिया और साइन वाले फंक्शन को बाद में कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बहुत कम अंतर है, डेल ओमेगा मान लीजिए, और K1 माइनस K2 इसको डेल के मान लीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे गए तो ये देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इसका एवरेज मान लेते हैं ओमेगा, और K1 प्लस K2 बाई 2 इसको मान लेते हैं के। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। क्या माने हैं आप? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल ओमेगा रखना है और K1 माइनस K2 को डेल के रखना है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की जगह ओमेगा रख लेंगे और K1 प्लस K2 की जगह के रखेंगे, रख देते हैं। चलिए, ये रखा आपने, तो आपका समीकरण का रूप देखिए क्या आ गया, ये दिख रहा है, ये रख दिए डेल ओमेगा बाई 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और K1 माइनस K2 डेल के बाई 2x साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ओमेगा टी और K1 प्लस K2 बाई 2 kx। ये देखिए आपका तरंग समीकरण, और ये ओमेगा और k को भाग दिए थे, ओमेगा और k को भाग दिए थे तो क्या आया था? u, याद है? u का मान कितना निकाले थे आप? कलावेग का मान, कलावेग का मान आप निकाले थे ओमेगा बाई k, ठीक, ध्यान रखिए। अब ये पूरा क्या होगा? इसका आयाम, आपके तरंग का आयाम। कौन से तरंग का? परिणामी तरंग का। परिणामी तरंग कहां से आ गया? कण के साथ एक तरंग नहीं बल्कि एक से अधिक तरंग संबंधित थे, उनके अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनेगा, वहां से आया। कौन बताए हैं? श्रोडिंगर सर बताए हैं। तो उसके हिसाब से ये आयाम निकल आया।
कैसा आयाम निकल के आ गया भाई? परिणामी आयाम, ये है। ठीक, अब आप लोग अपने तरंग पैकेट का चित्र बनाए हैं, उसमें देखिए आपने कहा था कि ये जो विस्थापन है ना, यानी कि आयाम है, उसमें लगातार परिवर्तन हुआ है। शून्य था, थोड़ा ज्यादा हुआ है, थोड़ा ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गया है, आयाम में परिवर्तन आया। तो ये जो हिस्सा आ रहा है आपका, ये जो फलन आ रहा है, ये तरंग पैकेट के आयाम के लिए इसके मान को क्या करना होगा, आपको फिक्स करना होगा, नियत करना होगा। तो मान लेते हैं ये नियतांक है, कांस्टेंट है। तो डेल ओमेगा बाई 2t और डेल एक्स बाई 2x कांस्टेंट आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए आगे चले, यहां तक क्लियर है? चलिए अब भाई समूह वेग निकालना है। अब तो जैसे कला वेग के लिए आपने ओमेगा बट्टे के कर दिया था, किया ना? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल ओमेगा बाई 2 है ओमेगा की जगह, और के की जगह क्या है, डेल के बाई 2 है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या निकल गया, आ गया आपका समूह वेग डेल ओमेगा बाई 2 डेल के बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल ओमेगा बाई डेल के आ गया। क्लियर है? अब मान लेते हैं ओमेगा और ओमेगा इस टेंस टू ओमेगा 2 लिमिट में है, तो ये डेल की जगह क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के। ठीक, तो u का मान कितना होता है, u मतलब कला वेग, इसको तरंग वेग भी कहा है आपने, इसका मान होता है ओमेगा बट्टे के, और समूह वेग का मान कितना होता है, डी ओमेगा बाई डी के। अब आपका प्रश्न फिर रुक गया कि भाई क्या ये कण के वेग के बराबर है vg का मान? चलिए सिद्ध करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। डी ओमेगा बाई डी के क्लियर है? चलिए ओमेगा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, के क्या होता है संचरण नियतांक 2 पाई बाई लेमडा। और अब क्या करें, यहाँ 2 पाई और 2 पाई नियतांक है तो बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, न्यू, न्यू मतलब कितना होता है भाई, ई बाई एच, और लेमडा कितना होता है, देखो भाई लेमडा कितना होता है, एच बाई पी। तो 1 बाई लेमडा कितना होगा, पी बाई एच। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई लेमडा पी बाई एच। ठीक है, तो ये एच और एच नियतांक है, ये भी कट गया, क्या बचा, डी ई बाई डी पी आया। ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है एम सी स्क्वायर, और ये तो संवेग है, संवेग कितना होगा, मात्रा गुणित वेग। एम क्या है, कण का द्रव्यमान, और वी क्या है, कण का वेग। अब क्या आ गया, ये देखिए यहां से एम का मान, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप, तो एम की जगह क्या बोलेंगे आप, एम का मान याद है ना, एम याद है ना, एम का मान बदलता है बोले थे आप, वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, तो उसके हिसाब से बात करेंगे आप, तो क्या बोलेंगे, देखिए एम की जगह क्या आ जाएगा, एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे एम 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर है और ये वी है। ठीक, अब क्या करें भाई, अब तो इसको हल करना पड़ेगा। तो एम नॉट विराम द्रव्यमान है, ये भी नियत होता है, तो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आके ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए ये वर्गमूल है, किधर है, हर में है, मतलब डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की घात -1 बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए नीचे में है, ये क्या हो जाएगा, ये तो v है ही, ये देखिए v, और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की घात -1 बाई 2। अब इन दोनों को कटा नहीं सकते आप, क्यों नहीं कटाएंगे, क्योंकि इनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेग के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ d था ना, तो मैं वेग के सापेक्ष अवकलन करना था, इसलिए dv अंश और हर में दे दिया हूं। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि डाउट हो रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंश में भी d बाई डी कर दीजिए, हर में भी d बाई डी कर दीजिए, तो ये dv ये dv तो ऐसे ही कट जाएगा, आएगा क्या, यही। और वेग का परिवर्तन तो पता करना ही पड़ेगा ना भाई, हम लोग का टारगेट भी तो वही है, वेग ही तो पता करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या निकल के आया आप, अब ध्यान दीजिए यहां से ये, अब देखिए आप यहाँ क्या हो गया, c की घात 2 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की घात -1 बाई 2, और ये भी -1 बाई 2। c प्रकाश का वेग नियत होता है, तो ये भी नियतांकों के सामने आएगा,
इसका अवकलन करना पड़ेगा, और यहाँ तो v का भी अवकलन करना पड़ेगा और इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। गुणा वाला करते हैं ना आप लोग, मल्टीप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के लिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का, वो यहाँ करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ, तो c की घात 2 क्या आ गया आपका, ये नियतांक है, और किसका अवकलन करना था आपको, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की घात -1/2 था, तो ये -1/2 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3/2 अवकलन कर रहे हैं, और ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर का फिर से कितना हो जाएगा, -2v बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं, तो पहले अवकलन किसका होगा, इसके घात का, फिर ये वाले नंबर का, तो कितना हुआ, -2v बाई सी स्क्वायर। नीचे में मैं बोला था दो टर्म है, तो v का अवकलन करेंगे तो ये नियत रहेगा, और v का अवकलन v के सापेक्ष है, इसलिए कितना आएगा, 1। यहाँ पे देखिए अब ये v नियत हो गया, अब इसका अवकलन करेंगे आप इस नंबर का, तो देखिए कितना हुआ, ये -1/2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की घात -3/2 और -2v बाई सी स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसको और इजी करते हैं, चलिए, दिख रहा है यहाँ तक, क्लियर है ना भाई। चलो इसको और थोड़ा सा मैं बता ही दूं आपको। अब ये देखिए, ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कट गया, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचा, v 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर -3/2। क्लियर है, और यहाँ देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर -1/2, और ये देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो पहले तो ये 2 और ये 2 कटेगा, और ये भी अंदर जाके इस v से कट जाएगा, और माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या बचा, क्या बच गया आपके पास, ये बचा v 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की घात -3/2, और यहाँ हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -1/2 प्लस, यहाँ से अब देखिए ये वाला v अगर अंदर जाए तो कटेगा नहीं यार, ये वाला v का इस v से तो गुणा हो रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है ना भाई, ये v का इस v से गुणा हो रहा है, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया। डाउट तो नहीं हो रहा आपको, चलो फिर से एक बार देख लो आप, ये लो, यहाँ देखिए ये वाला सी स्क्वायर है, तो ये वाले सी स्क्वायर से कटा, ये 2 से कटा, माइनस माइनस का प्लस हुआ, तो ये आ गया। दूसरा ये तो वही का वही है, इसकी बात करो आप, चलिए, तो ये 2 और ये 2 कटा, माइनस माइनस का प्लस हुआ, तो v और v का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर -3/2। ओके, चलिए अब क्या करें, आगे देखिए, इसको हल करते हैं। आगे हल किया तो ये देखिए v का v 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर -3/2, क्लियर है। फिर 1 माइनस वी स्क्वायर सी बाई सी स्क्वायर टू द पावर -1/2, ये फिर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर -3/2। डन, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे गए तो आपके पास ये v आया, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर -3/2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ चूंकि नहीं था ये ना संख्या, तो इसको भाग करना पड़ेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर -3/2 भाग किए ना, तो ये क्या होगा, जब ये -3/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 और +3/2 हो गया, तो 3/2 में से 1/2 हट जाएगा, कितना बचेगा भाई, की घात 1 बचेगा। ठीक, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -3/2, यहाँ भी देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 3/2 कैंसिल हो गया, और देखिए ये यहाँ पे क्या बच रहा है, उसको ध्यान देना है हम लोग को अब, कि जल्दी में गलती ना हो। अब v की घात 2 c की घात 2 ये धन में है, ये देखिए धन में है, और ये ऋण में है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा v। आपने क्या सिद्ध किया, आपने ये सिद्ध किया कि vg यानी कि समूह वेग कला वेग या कहिए तरंग वेग के बराबर होता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे यह स्पष्ट हुआ कि गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, एक से
अधिक तरंग संबंधित होते हैं, जिनकी आवृत्ति अलग होती है, तरंग दैर्ध्य अलग होता है और अलग अलग वेग से चलते हैं, और इनके अध्यारोपण से तरंग पैकेट बनता है जिसके अंदर कण की जो स्थिति है वो अनिश्चित होती है मैक्स बोर्न के हिसाब से, और इनके संवेग में भी अनिश्चितता आ जाती है। तो स्थिति और संवेग की अनिश्चितता का हल अभी आपको मिलेगा, है नहीं? कौन देंगे? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको कलावेग और कलावेग के बाद समूह वेग की अवधारणा शायद समझ में आ गई होगी कि पहले हम लोग कलावेग पढ़े, उसके बाद हम लोग समूह वेग क्यों पढ़े, है ना? क्योंकि आप ये कहते हैं कि तरंग वेग है या कला वेग जो होता है वो या तो कण के वेग से ज्यादा होता है या फिर कण के वेग से कम होता है, मतलब साथ साथ नहीं चलते, जो कि गलत था। तो उसमें क्या किया? संशोधन किया। किन्होंने किया? श्रोडिंगर ने किया। क्या कहा? उन्होंने कहा भाई कि गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित नहीं होता, बल्कि बल्कि एक से अधिक तरंग संबंधित होते हैं जिनके अध्यारोपण से तरंग पैकेट बनता है, और तरंग पैकेट का जो वेग होता है उसको समूह वेग कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ठीक। तो ये था आप लोग का कला वेग और समूह वेग। इसके बीच में संबंध हम लोग अब अगले लेक्चर में इन दोनों के बीच पे संबंध पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।